फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियोडायनेमिक्स। आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ सेल इंजरी। मतलब सेल इंजरी क्या होता है। जैसा कि नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि सेल में किसी किस्म की इंजरी हो जाए, सेल डैमेज हो जाए, सेल में किसी किस्म की ख़राबी हो जाए, कोई इसमें कोई मसला हो जाए तो हम इसको सेल इंजरी कहते हैं। अब इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बयान की गई है, व्हाट इज़ सेल इंजरी। अब सेल इंजरी की डेफिनेशन ये है कि सेल इन बॉडी आर डैमेज ड्यू टू सम स्ट्रेस। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होगा वो डैमेज हो जाए किसी किस्म की स्ट्रेस की वजह से, किसी किस्म की एक्सटर्नल काज, कोई भी वजह हो सकती है। कोई फिज़िकल काज हो सकती है, कोई केमिकल हो सकती है, कोई ट्रोमेटिक काज हो सकती है, कोई भी काज हो सकती है, तो उसे हम सेल इंजरी कहेंगे। अब इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसकी काजेज़। अब काजेज़ को पैथोलॉजी की लैंग्वेज में एटियोलॉजी कहा जाता है। एटियोलॉजी मीन काजेज़। अब एटियोलॉजी की अब हम डेफिनेशन देखें, द स्टडी ऑफ काज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ की कोई भी काज हो तो उसका मुतालिक को हम एटियोलॉजी कहते हैं। अब काजेज़ में सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, कोई भी जेनेटिक काज हो सकती है। सबसे पहले जेनेटिक काज में से कोई भी जीन में कोई किसी किस्म का म्यूटेशन आ सकता है। मतलब जीन के डीएनए के कोई भी सेल हो उसमें किसी किस्म की खराबी आ सकती है। उसके बाद आता है एक्वायर्ड काज। अब एक्वायर्ड काज मीन कोई भी किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो डेवलप हो, मतलब बाद में डेवलप होती है, ये इनहेरिटेंट नहीं होती। सही है। अब एक्वायर्ड काज में सबसे पहले हाइपोक्सिया आ गया। जैसा कि नेम से ज़ाहिर हो गया कि हाइपो मीन लेस, ऑक्सिया मीन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी, लेस ऑक्सीजन। इसकी डेफिनेशन ये है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सेल, सेल के ऑक्सीजन की कमी या बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी। अब हाइपोक्सिया के बाद आ जाता है इस्कीमिया। इस्कीमिया मीन ब्लड इज स्टॉप पार्शली और रिड्यूस टू ऑर्गन और टिश्यू। किसी भी ऑर्गन या टिश्यू को ब्लड की सप्लाई पार्शली स्टॉप हो जाए या उसको ब्लड जाना कम हो जाए तो हम इसे इस्कीमिया कहते हैं। ये भी एक काज हो सकती है सेल डैमेज की। जब ब्लड किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को कम जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है उसमें सेल डैमेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद इसकी एक नेक्स्ट कॉज है, वो है कोई भी फिज़िकल कॉज हो सकती है। अब फिज़िकल कॉज में आ जाता है ट्रॉमा। कोई भी ट्रोमेटिक इंजरी हो सकती है। अब ट्रॉमा में कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है या किसी किस्म का कोई कट आ सकता है, कोई छुरी वगैरह, चाकू वगैरह लग सकता है। हीट भी हो सकती है या कोल्ड भी हो सकता है, मतलब हाई टेम्परेचर में या किसी के बंदे को कोई आग वगैरह लग जाना, या कोल्ड कोई बंदा किसी बर्फ़ वगैरह में फंस जाता है तो उसको सेल इंजरी हो सकती है। उसके बाद रेडिएशन आ सकती है। अब रेडिएशन में यूवी रेज भी हो सकती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज हो सकती है, इसकी वजह से सेल डैमेज हो सकता है। उसके बाद कोई भी क्रश इंजरी हो सकती है, किसी किस्म का क्रश हो जाना, मतलब कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वगैरह, कॉन्टैक्ट इंजरी जिसे हम कहते हैं, या कोई ब्लंट इंजरी। अब ब्लंट इंजरी को हम सिंपल, इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी अंडर स्किन कोई भी डैमेज हो जाए, मतलब स्किन के अंदर, मतलब जैसे ब्रूजिंग हो गया, अंडर स्किन ब्लीडिंग आ जाती है। इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन बॉडी इज इंटरनली डैमेज, बॉडी इंटरनली इनसाइड, अंदर बॉडी डैमेज, किसी किस्म का डैमेज आ जाए तो हम उसे ब्लंट इंजरी कहते हैं। जैसे कि ब्रूजिंग हो गया, फ्रैक्चर, कोई भी इंटरनल फ्रैक्चर हो जाए, बाहर से नहीं होती है, इंटरनली डैमेज होती है, कोई भी किसी कुलायन की वजह से, या कोई भी ऑक्सीडेटिव काज हो सकती है, जिसमें ऑक्सीडेटिव काज में ये पॉइजनिंग आ सकती है। ये तो हो गई इसकी काजेज़। अब काजेज़ के बाद इसकी टाइप्स आती हैं। अब टाइप्स में इसकी दो टाइप्स हैं। आज हम इसकी एक टाइप डिस्क्राइब करेंगे। वैसे तो इसकी दो टाइप है, जैसे रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ज़ाहिर सी बात है, जब सेल को किसी किस्म का कोई इंजरी होती है तो वो अपने आप को उस सिचुएशन में ढालने की कोशिश करता है या फिर ख़त्म हो जाता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल क्या करेगा, सेल अडॉप्टेशन करेगा, मतलब अपने आप को उस सिचुएशन के मुताबिक, उस माहौल के मुताबिक ढालेगा। अब अडॉप्टेशन करेगा। अब इसकी चार मज़ीद अडॉप्टेशन है जो सेल करता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में। सबसे पहले एट्रोपी आ जाता है,
हाइपरट्रॉफी आ जाता है, हाइपरप्लेजिया आ जाता है, मेटाप्लेजिया आ जाता है। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब एट्रॉफी में क्या होता है? एट्रॉफी में जो सेल का साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, सेल का जब साइज़ रिड्यूस होगा तो सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। सेल भी हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन भी हो सकता है। अच्छा, इसकी पैथोलॉजिकल काज ये है कि मतलब जो किसी डिजीज़ की वजह से एट्रॉफी कैसे हो सकती है। अब पैथोलॉजिकल काज में वर्कलोड डिक्रीज, अब किसी भी मसल, किसी ऑर्गन या किसी टिश्यू के ऊपर, ये देखें पैथोलॉजिकल काज में वर्कलोड, किसी भी टिश्यू ऑर्गन जब वो अपना काम करना छोड़ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है, उसका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि पोलियो के केस में, या हेमीप्लेजिया वन थर्ड पैरालिसिस जब हो जाता है तो जो सेल का जो ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट होता है वो लेस हो जाता है। तो जब वो यूज़ नहीं होगा तो वो पैरालिसिस हो जाएगा, और पैरालिसिस जब होगा तो एट्रॉपी हो जाएगी, एट्रॉपी के चांस बढ़ जाएंगे और सेल छोटा हो जाएगा। इसकी एक और पैथोलॉजिकल काज पुअर न्यूट्रिशन की वजह से जब सेल को या किसी की मसल्स को या कैल्शियम, मिसाल के तौर पर अगर हम हड्डियाँ देखी जाएँ और उसके अलावा हम मसल देखें तो इनको जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी, इनमें एट्रॉफी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही है। इसका एक फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर है, फिजियोलॉजिकल काज, वो है एजिंग। मतलब उम्र के साथ साथ जो हमारे सेल्स होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। ये एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, मतलब एक फंक्शनल फैक्टर है। जो सेल, ज़ाहिर सी बात है एज बढ़ेगी तो सेल का साइज़ भी कम होगा। अब इसके बाद सेल क्या करता है, सेल की नेक्स्ट जो इसकी अडाप्टेशन वो है हाइपरट्रॉफी। अब हाइपर मीन इंक्रीज, ट्रॉफी मतलब सेल का साइज़ इंक्रीज हो जाता है, सेल का साइज़ इंक्रीज हो जाए। हाइपर मीन जैसे कि नेम से ज़ाहिर, हाइपर इंक्रीज। अब इसमें क्या होता है, सेल या टिश्यू या ऑर्गन का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसकी हाइपरट्रॉफी काज कौन सी हो सकती हैं? अब काज में ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, द कार्डिक मसल गेटिंग स्ट्रॉन्ग। ज़ाहिर सी बात है जब हमारा ब्लड बीपी हाई होता है तो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है हमारा जो हार्ट होता है वो मैक्सिमम क्विकली फास्टली जो होगा वो ब्लड को रिलीज़ करता है अपनी वेंट्रिकल। जितना ज़्यादा तेज़ होगा तो वैज़ो डायलेशन होगी। वैज़ो डायलेशन की वजह से क्या होगा, हमारी जो कार्डिक मसल्स होंगे, जो हार्ट के मसल होंगे, उसमें क्या हाइपरट्रॉफी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद इसमें अगर इसकी एक और काज देखी जाए तो वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो सकती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब जो हम जिम में बाइसेप या ट्राइसेप की ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी वज़न उठाते हैं, किसी किस्म के लोड हम अपने मसल पे लेते हैं, उसकी वजह से उसको मसल में हाइपरट्रॉफी हो सकती है। अब हाइपरट्रॉफी के बाद इसकी नेक्स्ट जो टाइप या कोई अडाप्टेशन है वो है हाइपरप्लेजिया। अब हाइपर में इंक्रीज, प्लेजिया मीन सेल नंबर ऑफ सेल्स। मतलब हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया में क्या फ़र्क है? हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज होगा डायरेक्टली, और हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने की वजह से सेल का साइज इंक्रीज होगा। सही है, ये इसमें एक म्यूचुअल कंसेप्ट, एक डिफरेंस है। सही है। इसमें क्या कि नंबर ऑफ सेल, ऑर्गन या टिश्यू जो हो गया वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। सही है। इसकी काज ये है कि आफ्टर प्रेगनेंसी के दौरान जो औरत में कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसके ब्रेस्ट टिश्यू वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उसका ब्रेस्ट का साइज हो गया वो बढ़ जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, हाइपरप्लेजिया हो जाए। इसके बाद ये तो इसकी है कंट्रोल कास्ट। सही है। इसके बाद इसकी कोई भी अनकंट्रोल काज ये है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन। इसके हम एग्जांपल ब्रेस्ट में ले सकते। जब ब्रेस्ट में अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगी तो ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये इसकी अनकंट्रोल सेल हाइपरट्रॉफी हो सकता है। अब हाइपरट्रॉफी के बाद सबसे अहम मेटाप्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया मीन इसमें क्या होता है, जो सेल होता है एक मिच्योर सेल कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे मिच्योर सेल में। सेल अपने आप को, अपनी शक्ल को किसी दूसरे सेल में तब्दील कर देते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप देखी जाए तो हमारे स्टमक में जर्ड डिजीज़ है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सिव डिजीज़। अब जर्ड में क्या होता है,
जार्ड में ये होता है कि हमारा जो फूड पाइप है उसमें उसका एक लोअर इसोफेजियल सस्पेंशन, मतलब जो हमारी इसोफेगस है उसका जो एक तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, एक लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है। तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो हो जाएगा वीक। उसके वीक होने की वजह से जो हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होगा, जो कंटेंट्स होंगे वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब वो फूड पाइप में या इसोफेगस में आएंगे तो उसकी जो उसके साइड पे लाइनिंग होती है, इसोफेगस की साइड में लाइनिंग होती है, सही है, उस लाइनिंग को वो डैमेज करेंगे। अब उस वो कौन सी लाइनिंग होती है, वो कोलमनर लाइनिंग होगी। वो जो कोलमनर लाइनिंग होगी मतलब कॉलम लाइक इस तरह, ये कॉलम लाइन वो कन्वर्ट हो जाएगी सुडोसिक्विमस में। मतलब यहाँ एक सेल अपना फॉर्म एंड स्ट्रक्चर तब्दील कर रहा है दूसरे में, मतलब जो कोलमनर लाइनिंग होगी वो चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी सुडोसिक्विमस लाइनिंग में। ये इसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मेक श्योर करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, बेल आइकन के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल।